हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम शुरू कर रहे हैं वेद प्रकाश शर्मा द्वारा लिखा गया विजय विकास सीरीज का मज़ेदार उपन्यास पाक साहब का पार्ट 16। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। अल्फासे गुरु को मेरे विकास होने के बारे में कैसे पता लगा और उन्होंने कैसे जाना कि इस विमान का अपहरण होने वाला है, मुझे नहीं पता। मतलब, पहली बात, मास्टर मेरे सामने थे ही नहीं। दूसरी बात, होते भी तो ऐसे सवाल पूछने की मैं हिम्मत ही नहीं जुटा पाता। उनके मुझ जैसे शागिर्दों का काम है बगैर सवाल करे उनके हुक्म का पालन करते जाना। और क्या हुक्म हुआ है उनका? उनके चेले ने मुझे बताया है, आपको अपने अशरफ नामक साथी से यह बात पता लग गई है कि नुसरत तुगलक नामक पाकिस्तानी जासूस न केवल आपके विकास होने का भेद जानते हैं, बल्कि सुप्रीमो नामक अपने किसी आदमी की मदद से घुमा फिराकर उन्होंने ही आपको इस काम पर लगाया है। आपकी नॉलेज में यह भी है कि कराची एयरपोर्ट पर आपका स्वागत नुसरत तुगलक करने वाले हैं। इसलिए अब आपने प्लान यह बनाया है कि विमान को कराची एयरपोर्ट पर नहीं, बल्कि पाकिस्तान के किसी और एयरपोर्ट पर लैंड कराया जाए और नुसरत तुगलक के वहां पहुंचने से पहले ही। हद हो गई। विकास की आंखों में आश्चर्य ही आश्चर्य था। अल्फासे गुरु को इतनी सब जानकारी कहाँ से मिली? बता चुका हूँ, इस बारे में मैं कुछ नहीं बता सकता। खैर, चाहते क्या हो? यह कि आप अपना प्रोग्राम न बदलें कराची में लैंड करने का। हाँ, यानी विमान को कराची ही ले जाऊं। मास्टर का आपके लिए यही पैगाम है। अजीब पैगाम है। नुसरत तुगलक की गिरफ्त में फंसाना चाहते हैं क्या वे मुझे? ऐसा नहीं होगा। जब वे कराची एयरपोर्ट पर मेरे स्वागत के लिए मुस्तैद बैठे हैं तो क्यों नहीं होगा? आप आराम से मेरी सीट पर जाकर बैठे। मुंह से निकला, ये तुम क्या कह रहे हो? क्योंकि जब हम इस टॉयलेट से बाहर निकलेंगे तो मैं आप और आप मैं बन चुके होंगे। कहने के साथ मैंने जेब से अपना फेस मास्क निकालकर उसकी तरफ बढ़ा दिया। उस वक्त वह हैरत से मेरी तरफ देख रहा था। जब मैंने कहा, शबीर शाह वाला, वह फेस मास्क आप मुझे दे दीजिए, कपड़े भी चेंज कर लेते हैं। उसने वैसा ही किया जैसे मैंने कहा था, और उस वक्त तो उसका आश्चर्य पराकाष्ठा पर पहुंच गया जब मैंने जेब से उसके चेहरे का मास्क निकालकर अपने चेहरे पर चढ़ाया और उसके ऊपर चढ़ाया शबीर शाह वाला फेस मास्क। वह कह उठा, यह क्या कर रहे हो तुम? मेरा जवाब सिंपल था, वही जो मास्टर का हुक्म है। इतना आसान है क्या ये? सनवर, अस्कर, लियाकत या दूसरा कोई ताड़ भी तो सकता है कि नहीं ताड़ सकेगा। वजह, अपने गुरु यानी मास्टर अल्फासे को क्या आप कोई कमज़ोर स्कीम बनाने वाला शख्स समझते हैं? इस काम के लिए उन्होंने बिल्कुल सही आदमी को चुना है। अमेरिका में जूते सप्लाई करने से पहले नाटकों में स्टेज पर हल्ला मचाया करता था मैं। लोग मेरी एक्टिंग के दीवाने थे। बदनसीब था कि बेगुनाह होने के बावजूद पुलिस द्वारा एक बैंक रॉबरी में घसीट लिया गया। फांसी के फंदे से खैर मुझे मास्टर खींच लाए, मगर कैरियर तो तबाह हो ही चुका था। तब मास्टर ही ने मुझे जूतों के धंधे में लगाया। आज अपने
उसी यानी एक्टिंग वाले हुनर का इस्तेमाल करना है। कहे तो शबीर शाह के स्टाइल में चलकर दिखाऊं और कहें तो आपकी ओरिजिनल आवाज़ की नकल कर डालूं। अंतिम वाक्य मैंने उसी की आवाज़ में बोला था। मेरे हुनर को देखकर विकास महोदय ऐसे दंग रह गए कि काफ़ी देर तक मुंह से कोई आवाज़ ही न निकल सकी। तब मैंने कहा, क्या सोचने लगे विकास जी? लेकिन इस तरह तो तुम नुसरत तुगलक के चुंगल में फंस जाओगे। मैं आप तो हूँ नहीं जिसकी उन्हें शिद्दत से तलाश है। मेरा क्या अचार डालेंगे? हकीकत पता लगने पर जल्लाए हुए वे तुम्हें जान से भी मार सकते हैं। ऐसा हो जाए तो धन्य समझूंगा खुद को। का क्या मतलब? विकास जैसा शख्स हकला गया। मर तो आज से 10 साल पहले ही चुका था मैंने हकीकत कही। वे तो मास्टर ही थे जो फांसी के फंदे से बचा लाए। उनकी दी हुई जिंदगी 10 साल जी लिया और ऐश से जिया। ये क्या कम है? अब अगर उनकी खातिर उनके हुक्म पर जान भी चली जाए तो इससे ज़्यादा खुशनसीबी की और क्या बात हो सकती है। आपको इस बारे में फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी मुझे नहीं लगता वे मेरी जान लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इससे उनका कोई मतलब तो हल होने वाला नहीं। आप तो बस वह कल्पना कीजिए कि आपके चेहरे के बाद मेरा असली चेहरा देखकर उनकी क्या हालत होगी। इतना कहकर अशोक पांडे चुप हो गया। नुसरत तुगलक जहाँ खड़े थे स्टैचू की मानिंद वहीं के वहीं खड़े रह गए। आंखें पथरा गई थी, पलकें तक झपकाना भूल गए थे वे। बिल्कुल यही ऐसी ही कल्पना की थी मैंने और विकास ने, अशोक पांडे कहता चला गया। हम उसी समय समझ गए थे हकीकत जानने के बाद तुम्हारे दिमाग जाम हो जाएंगे। सोचने समझने की शक्ति रखने वाली नसें हड़ताल कर देंगी। न तुम पर कुछ कहते बन पड़ेगा न करते। जीभ तालू से जा चिपकेगी, जिससे कुछ ही देर पहले अपनी कामयाबी की ढींगे मारी होगी। यही सब कल्पनाएं करके टॉयलेट ही में विकास ने मेरा प्रस्ताव मान लिया। वे मैं बन गए, मैं वे मेरी सीट पर जाकर आराम से सो गए और मैंने संभाल लिया उनका मोर्चा। तो साहिबान, यह है उस अदला बदली की कहानी जिसकी वजह से मैं समझ सकता हूँ कि आपके दिलो दिमाग पर कितनी ज़बरदस्त बिजली गिरी होगी। अब डर है केवल यह कि कहीं आप शौक से न मर जाएं, हार्ट फेल ही न हो जाए तुम्हारा। इसलिए गुजारिश है खुद को संभालें, जिस्म को हरकत में लाएं, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का प्रदर्शन करें। ये तो खेल है, हार जीत लगी ही रहती है। लाइफ में ऐसा अवसर हो जाता है कि जब हमें जीत के लिए मैच की आखिरी बॉल पर 1 रन बनाना होता है और हम छक्का मार देते हैं, लेकिन बाउंड्री पर लपक लिए जाते हैं। नुसरत बोला, बाउंड्री पर ही लपके गए हैं हम। गलत। ज़बरदस्त शौक से उभरते हुए तुगलक अपनी सदाबहार टोन पर लौटता हुआ बोला, सरासर गलत है ये बात। साला क्रिकेट भी कोई खेल है? इसे तो बस मीडिया ने सिर पर चढ़ा रखा है। खेल तो शतरंज है, उसकी तुलना शतरंज से की जानी चाहिए। यूँ कहकर कि जो चाल हमने छटंकी को मात देने के लिए चली थी, पट्टे ने उसी चाल से हमें पटखनी खिला दी। नुसरत बहन, जरा शुरू से सोचो इस खेल पर। छटंकी ने यह सोचते हुए पाकिस्तान पहुंचने के लिए विमान अपहरण की योजना बनाई थी कि यह योजना वह बना रहा है।
मगर असल में कर वह रहा था जो हम कर रहे थे। उसके बाद हम जो यहाँ यह सोचकर मुंह धोए बैठे थे कि विकास नाम के राजा जी आएंगे और हम उनकी बारात निकाल देंगे, तो नहले पर दहला ये हुआ कि आए ये सजन हैं। तुगलक बोला, इसे नहले पर दहला नहीं, दहले पर इक्का कहते हैं, क्योंकि नहले पर दहला तो हम ही पटक चुके थे, इक्का भी हुक्म का। नुसरत ने कहा, और ये इक्का लगा है इन साहिबान की वजह से, पर मारा है गीवट ने। गीवट यह इक्का इसलिए मार सका क्योंकि उसे बहुत सारी, बल्कि सारी ही जानकारियाँ थी। गीवट के बारे में सोचने से अब कुछ नहीं होगा तुगलक बहन, नुसरत ने कहा। रिजल्ट तो अब यह निकल कर आया है कि छटंकी यह नहीं, बल्कि वह है जो इस वक्त यह बना घूम रहा होगा। सारे काम छोड़कर अगर हम उसे दबोचने की कार्रवाई शुरू करें तो हमारी सेहत के लिए ठीक होगा, नतीजा उसका भी कोई नहीं निकलेगा, अशोक पांडे ने कहा। वजह? तुगलक ने सम्मानित स्वर में पूछा। आपके द्वारा पेश की गई गारंटी की वजह। क्या तुम विकास को इतना बेवकूफ़ समझते हो कि एक रात गुजर जाने के बावजूद तुम्हारे हाथ आ जाएगा? बिल्कुल नहीं, इतना बेवकूफ़ बिल्कुल नहीं है। फिर भी सिचुएशन तो मालूम करनी ही पड़ेगी। कहने के साथ तुगलक ने जेब से मोबाइल निकालकर एक नंबर रिंग किया। संबंध स्थापित होने पर बोला, अपहृत विमान के यात्रियों को कहाँ रखा गया है? होटल हयात में बताया गया। उनके बाबत प्रोग्राम क्या है? 3 बजे एक विशेष फ्लाइट से न्यूयॉर्क भेजे जाएंगे। यात्री पूरे हैं? नहीं सर, वही तो लफड़ा पड़ा हुआ है। एक यात्री गायब है कल रात ही से। हम उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। यात्री इंडिया का है। हमारे लिए उसकी गुमशुदगी का जवाब देना भारी पड़ जाएगा। अशोक पांडे है ना उसका नाम? जी हाँ, बिल्कुल यही नाम है। मगर आपको कैसे पता? क्या आप उसके बारे में कुछ बता? संबंध विच्छेद कर लिया। बोला, जिसका डर था बेदर्दी वही बात हो गई। अशोक पांडे मुस्कुरा रहा था, कामयाबी भरी मुस्कान। नुसरत ने उसकी तरफ इशारा करके तुगलक से पूछा, कालिए का किया क्या जाए? मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? मेरे ख्याल से तो मार दिया जाए, मगर मैं अकेला नहीं मरूंगा, अशोक पांडे ने कहा। तुगलक ने पूछा, क्यों, रिश्तेदारों को साथ लेकर मरने का इरादा है क्या? तुम्हें साथ लेकर? कहने के साथ अशोक पांडे ने एक झटके से अपनी शर्ट फाड़ डाली और उसके पेट पर नज़र पड़ते ही छक्के छूट गए नुसरत तुगलक के। वहाँ एक बेल्ट बंधी हुई थी, चौड़े पट्टे की पारदर्शी बेल्ट। बेल्ट के अंदर झिलमिलाता आरडीएक्स साफ चमक रहा था, और चमक रहा था लाल रंग का वह बटन जिसके दबते ही वे जानते थे कि आसपास उनके लोथड़े बिखर जाएंगे। नहीं, आखिर तुम्ही लोगों ने इसके इस्तेमाल से सबसे पहले हिंदुस्तान के एक बेटे को भारत माँ की गोद में टुकड़े टुकड़े करके बिखेर दिया था। यह वही आरडीएक्स है, नमूनों जिसका कारोबार आजकल तुम्हारा पसंदीदा शगल बना हुआ है। इस कमरे से अब तुम निकल नहीं सकते। मैं इस बटन को दबाऊंगा और ये पूरा कमरा, शायद बगल वाला कमरा भी मलबे के ढेर में तब्दील हो जाएगा। मलबे के उस ढेर में दबे पड़े होंगे मेरे और तुम्हारे जिस्मों के अंग। मेरा दावा है तुम्हारे लोग मेरे और तुम्हारे अंगों में फ़र्क नहीं कर पाएंगे। नुसरत बहन, कहते वक्त तुगलक की नज़रें
अशोक पांडे पर ही टिकी थी। हाँ तुगलक भैया, ये पट्टा तो पूरी तैयारी से आया है। मुझे नहीं लगता ऐसा। अबे अब तो यही लगता, देख नहीं रहा तैयारी। मेरे ख्याल से तो यह बेरवी दे रहा है या यह खतरनाक किस्म का मजाक कर रहा है। इतना अच्छा ख्याल क्यों है तेरा? सोचने वाली बात है। यह सब करने की भला इससे जरूरत ही क्या है? बात तो ठीक है यार। कहने के बाद वह अशोक पांडे की तरफ घूमा, सीधा उसी से बोला, क्यों भैया, तुम ऐसा करोगे क्यों? मरना ही है तो? किस चोटी वाले ने कहा है कि तुम्हें मरना है? उसकी बात पूरी होने से पहले ही तुगलक ने लपक कर कहा। अशोक पांडे ने नुसरत की तरफ इशारा किया। उसने कहा, गधा है साला, एक नंबर का बेवकूफ़। इसके बाप दादे परदादे भी साले डंकी के ही बच्चे थे, तभी तो सब बेमौत मारे गए। मरे तुम्हारे दुश्मन, भला तुम्हें क्यों मारेंगे? हम किया ही क्या है तुमने? तुम तो पूरी तरह बेगुनाह हो, इनोसेंट बच्चे हो, भोले मासूम। गीवट के हुक्म का क्या तुम सचमुच मजाक कर रहे हो? इसका जवाब मैं तुम्हें अभी दिए देता हूँ। कहने के साथ उसने हाथ बटन की तरफ बढ़ाया। नहीं, तुगलक बेटे की लाश देखकर चीखने वाली माँ की तरह चीख पड़ा। जबकि दबा हिम्मत है तो दबा बटन। उसके ठीक विपरीत उछलकर नुसरत अशोक पांडे के सामने आया। अबे पीछे हट यार तू। कहने के साथ तुगलक ने नुसरत को धक्का देकर पीछे हटा दिया और खुद आगे आ गया। इस बहाने वह उससे कुछ और आगे तक आ गया था जहाँ से नुसरत को धकेला था। और इस बार धक्का दिया तूने, धक्का दिया मुझे। कहने के साथ नुसरत ने तुगलक पर जंप ही तो लगा दी। तुगलक मुंह के बल अशोक पांडे के पैरों के नज़दीक जा गिरा। पांडे पीछे हटा। पालन बर किया है और गुरु के हुक्म का पालन करना कोई गुनाह तो नहीं है। नुसरत ने फर्श पर पड़े तुगलक पर जंप लगाई। बल्कि यह तो धर्म है प्रत्येक व्यक्ति का। तुम्हारी जगह मैं होता तो मैं भी यही करता। गुरु बहरहाल गुरु होता है। खुदा के बाद वही तो है ज़मीन पर, उसके हुक्म का पालन। नुसरत बोला, ठीक वही हो रहा है जो यह चाहता था। क्या क्या मतलब? तुगलक ने उसकी तरफ आंखें निकाली। अबे समझ बात को। वह तुझे डराने की कोशिश कर रहा है और तू डर रहा है। तू नहीं डर रहा? बिल्कुल नहीं। क्यों? तू क्यों नहीं डर रहा है? क्योंकि खोपड़ी है मेरे पास, दिमाग है खोपड़ी में। तेरी तरह नारियल टांग कर नहीं चलता धड़ पर। मतलब? उसने बटन दबाया तो वह खुद भी मर जाएगा और मरना इतना आसान नहीं है। सुना नहीं तूने? उसने कहा, वह मरने के लिए तैयार है। कहने और करने में बहुत फर्क होता है मियाँ। जब सचमुच मरने की बात आती है तो नानी मर जाती है। क्यों भैया? तुगलक ने अशोक पांडे से पूछा। ये ठीक कह रहा है। तुगलक पांडे की तरफ करवट लेकर बड़ी खूबसूरती से खुद को बचा गया। नुसरत मुंह के बल फर्श पर गिरा था। उसके बाद बकायदा फाइटिंग शुरू हो गई दोनों में। कभी नुसरत हावी तो कभी तुगलक हावी। और अशोक पांडे उनकी फाइटिंग का मज़ा ले रहा था। बेचारा अशोक पांडे। यह ठीक है कि वह अल्फासे का वफादार चेला था। उसके आदेश पर सचमुच अपने साथ नुसरत तुगलक को मार डालने की पूरी तैयारी से आया था। मगर नुसरत की फितरत से कहाँ वाकिफ़ था बेचारा।
उसे तो यही लगा, एक तो मौत से बहुत डर गया है, दूसरा उसके उसके कदम को खोखली धमकी समझ रहा है। मौत के खौफ ने तुगलक को नुसरत से भिड़ा दिया है। उसे मालूम था बटन तो वह जिस क्षण चाहे दबा देगा। फिर क्यों न कुछ देर उनकी भिड़त का ही मजा लिया जाए। जो हुआ वैसा होना और वैसा ही करने के लिए आपस में भिड़े हैं, यह बात तो वह सोच तक नहीं सकता था। और हुआ ये कि एक बार नुसरत पर झपटा हुआ तुगलक जाने कैसे उसकी पीठ पर आ गिरा। दिमाग में खतरा शब्द गूंजते ही उसने हाथ बटन की तरफ बढ़ाया, मगर वहां तक पहुंच नहीं सका। दोनों हाथ ऊपर उठते चले गए, कारण तुगलक अपने दोनों हाथ पीछे से उसकी बगलों में डालकर गुद्दी पर जमा चुका था। उस वक्त पांडे उनकी गिरफ्त से निकलने के लिए मचल ही रहा था, जब तुगलक चीखा, जल्दी कर जामुन की औलाद, और क्या है, वरना यह हमारे पुर्जे बिखेर देगा। नुसरत ने झपट कर कराट का वार पांडे की कनपटी पर किया। वही हुआ जिसके लिए वह वार किया गया था, अर्थात पांडे की आंखों के सामने रंग बिरंगे तारे नाच उठे। फिर वह बेहोश हो गया। आराम से, आराम से, नुसरत ने कहा, एकदम से मत छोड़ देना, साला फर्श पर गिरा तो आरडीएक्स फट जाएगा। इस बात को तुगलक भी समझता था, तभी तो उसने अशोक पांडे को पीठ के बल इस तरह फर्श पर लिटाया जैसे कांच के बने किसी कीमती पुतले को लिटा रहा है। जब वह इस काम को पूरा कर चुका तो मुंह से निकला, शुक्र है खुदा का, इस साले गीवट ने तो मौत का गोला ही भेज दिया था हमारे पास। विकास और अल्फासे की नज़र टीवी स्क्रीन पर थी। स्क्रीन पर नुसरत तुगलक नज़र आ रहे थे और नज़र आ रहा था बेहोश अशोक पांडे। टीवी के स्पीकर से निकलकर कमरे में तुगलक की आवाज़ गूंजी, गीवट के बारे में सोचने के लिए काफ़ी वक्त पड़ा है जामुन की औलाद। सबसे पहले इसके पेट पर से बेल्ट उतार, आरडीएक्स फट गया तो सिक्का बोटी बिखर जाएगी हमारी। क्यों डर रहा है यार, बगैर दबे तो आरडीएक्स फटने से रहा। क्यों डर रहा है यार, बगैर दबे तो आरडीएक्स फटने से रहा। पट्ठा हमारा क्रियाक्रम करने का पक्का ही जुगाड़ करके आया था। कहने के साथ उसने बेल्ट खोलनी शुरू की। खुद नहीं आया था, बल्कि भेजा गया था। हमारी फाइट एंजॉय करने के फेर में न पड़ता तो अब तक निपटा। अरे, स्क्रीन पर चौंकता हुआ तुगलक साफ नजर आया। यह क्या है? नुसरत ने उसकी नज़रों का पीछा किया। वह बेहोश पड़े अशोक पांडे के कोट के एक बटन को घूर रहा था। बोला, बटन है मियाँ। नहीं, यह बटन नहीं है, बल्कि तेरी आंखें बटन बन गई है। गौर से टीप, मुझे तो कैमरा मालूम पड़ता है। अरे, अब नुसरत भी चौंका। यह तो वाइक कैमरा है। कैमरा भी ऐसा वैसा नहीं, बेहद पावरफुल है। बगैर तारों वाला वीडियो कैमरा। इसका मतलब कहीं दूर बैठकर यहाँ की फिल्म बना ली गई है। मुमकिन है लाइव टेलीकास्ट को देखा जा रहा हो। यकीनन देखा जा रहा है तुगलक भैया, मगर कहाँ, कौन देख रहा होगा इसे? गीवट के अलावा और कौन देख रहा हो सकता है? उसी के प्लान पर आया था यह यहाँ। उसी ने इसे यह वर्दी पहनाई थी। यह वर्दी जिसका यह बटन नहीं, वीडियो कैमरा है। इसका मतलब साला हमारी मौत का मंजर अपनी आंखों से देखना चाहता था, मगर नहीं देख सका। देख, अपने चेले की शिकस्त ली। गीवट मियाँ, नुसरत ने कैमरे की आंखों में आंखें डालकर कहा।
लिहाजा स्क्रीन पर नजर आ रहा नुसरत अब सीधा उन्हीं से संबोधित था। ये तो असल है जनाब, तुम तो मृदा साथ लेकर काम करने वाले बंदे हो। फिर फ्री फंड में छटंकी के लिए हमारे क्रियाक्रम की इस तैयारी का क्या मतलब हुआ? हमारा साथ दो, 1 करोड़ की तो बात ही दूर, आधा पाकिस्तान तुम्हारे नाम कर देंगे। खुल्लम खुल्ला ऑफर मत दे यार, मुमकिन है दूसरी तरफ उसके साथ छटंकी भी बैठा हो। बात तो दुरुस्त है मियाँ तुम्हारी, इसलिए इसे बंद ही कर देना चाहिए। कहने के साथ उसका हाथ बटन रूपी कैमरे के नन्हे से स्विच की तरफ बढ़ता नजर आया। उधर बटन ऑफ हुआ, इधर स्क्रीन से पिक्चर गायब हो गई। रिकॉर्ड चालू था। अल्फासे ने रिमोट की मदद से उसे भी ऑफ कर दिया। मेरा ध्यान है अब वे अशोक को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। विकास के लहजे में चिंता का पुट था। उन्हें जरूरत तो है नहीं उसे मार डालने की, लेकिन सनकी है साले, मार भी डाले तो कोई आश्चर्य नहीं। अल्फासे ने कहा, पांडे जिंदा रहता है या मर जाता है, इससे कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं। अफसोस की बात है तो केवल यह, इनकी चाल को समझ नहीं पाया। मात खा बैठा, वरना इस वक्त वे दुनिया में नहीं होते। आपको अपने शिष्य की जरा भी फिक्र नहीं है? हो भी तो उसके लिए कुछ किया नहीं जा सकता। अगर मुझे पता होता उसके पास आरडीएक्स की बेल्ट है तो उनके पास मैं उसे नहीं भेजता, खुद जाता। क्या करते खुद जाकर? कम से कम पांडे की तरह उनकी सनकवादा का शिकार नहीं होता, यानी बटन दबाकर उन्हें भी मार डालते, खुद को भी। विकास चुप रहा। नहीं छोटे, अल-कायदा तेरी कोस्ट पर उन्हें तो क्या, अमेरिका के राष्ट्रपति तक को मारने के बारे में नहीं सोच सकता। अशोक पांडे की बात अलग थी, उसकी कोस्ट पर वे मर जाते तो खैर, जो नहीं हुआ सो नहीं हुआ। हमें आगे के बारे में सोचना चाहिए। इससे पहले कि विकास कुछ कह पाता, कमरे में एक तीखे नयन नक्श वाले लड़के ने प्रवेश किया। खास तौर पर उसकी आंखें ऐसी थी जैसे मुस्कुरा रही हो। काले रंग का पठानी सूट पहने हुए था वह। कमरे में आते ही विकास को देखकर सलाम किया। विकास ने अल्फासे की तरफ पलटकर पूछा, ये कौन है? गुल हसन, अल्फासे ने कहा। गुल हसन पाकिस्तान में मेरा सबसे सॉलिड चेला है। इस वक्त हम जहाँ बैठे हैं वह उसी का हेडक्वार्टर है। एक ऐसी जगह जहाँ लाख सिर पटकने के बावजूद पाकिस्तानी सरकार का कोई नुमाइंदा नहीं पहुँच सकता। कहने का मतलब ये है कि हम सालों साल यहाँ रह सकते हैं, किसी किस्म का कोई खतरा नहीं है। विकास विषय पर वापस लौटता हुआ बोला, आपने अशोक पांडे को मुझसे रिप्लेस करने की इतनी तैयारियां कैसे कर ली? अल्फासे जब कुछ करने पर आमादा होता है तो कुछ भी कर डालता है। कुछ भी कर डालना उसकी सीमाओं से बाहर नहीं होता। चेले हैं सारे संसार में फैले मेरे, अशोक पांडे जैसे वफादार चेले। वह कहता चला गया, यह तो बता ही चुका हूँ कि नुसरत तुगलक का पीछा करते हुए मैं कैसे आईएसआई के हेडक्वार्टर तक पहुँचा, वहाँ क्या हुआ और फिर किस तरह मैं उसकी कैद से फरार होने में कामयाब हुआ। वापस कराची में आते ही सबसे पहले पता लगाया कि तू कहाँ, किस स्थिति में है। इसके लिए मैंने अपने राजनगर स्थित रुस्तम नाम के एक चेले का इस्तेमाल किया। उसने कहा, राजनगर में काले खां की सराय नामक एक सराय है। सराय में एक तहखाना है। तहखाने में 4 लोग हैं। वे किसी विमान अपहरण करने की योजना पर काम कर रहे हैं।
मुझे जल्दी से जल्दी यह पता लगाकर रिपोर्ट दो कि वे अपनी योजना के कौन से चरण में है। याद रहे, सुप्रीमो नाम का एक और आदमी भी उनके आसपास मंडरा रहा हो सकता है। तुम्हें सतर्क रहना है, उनमें से किसी की नज़र में नहीं आना है। रुस्तम मेरे उन चेलों में से है जो कम शब्दों में ज़्यादा बात समझ जाते हैं। वही हुआ। उसने तुम्हें सराय से निकलते देखा, पीछा किया, तुम मेडिकल पहुँचे। जिम कार्बेट और माइकल आर्मस्ट्रॉन्ग की लाशें बने। उसने सब देखा, कुछ समझा, कुछ नहीं समझा, मगर रिपोर्ट उसी वक्त मुझे दे दी। मैं समझ गया वह विमान अपहरण होने वाला है जिसमें वे लाशें अमेरिका जानी है। मैंने फौरन अशोक पांडे से कांटेक्ट किया। उसके बाद तुम जानते ही हो अशोक पांडे ने क्या किया। आपको यह कैसे पता लगा कि मुझे अशरफ और आशा से? यह रिपोर्ट भी मुझे रुस्तम ने ही दी। उसने विजय, अशरफ और आशा की बातें सुनी थी। शांता भी उस वक्त बेसमेंट में ही थी। अब आगे का क्या प्रोग्राम है? सबसे पहले हमें इस फिल्म को ठिकाने पर पहुंचाना होगा। रजनी शर्मा आज तक की स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट विमान अपहरण कांड को कवर करने कराची आई हुई थी। अपने चैनल को उसने लाइव टेलीकास्ट दिया था। प्रफुल्लित थी क्योंकि दूसरे लगभग सभी चैनल से बेहतर रिपोर्टिंग कर पा रही थी। उसी होटल में ठहरी थी जिसमें अपहृत विमान के यात्रियों को ठहराया गया था। कारण था अपने चैनल के लिए विभिन्न यात्रियों के छोटे छोटे इंटरव्यू लेना, ताकि विमान अपहरण की पूरी स्टोरी साफ हो सके, आज तक के दर्शकों को बता सके कि हाईजैक के दरमियान क्या क्या हुआ था। और अपने इस प्रयास में वह काफ़ी हद तक कामयाब भी थी। कुछ ही देर पहले उसे एक नई बात पता लगी थी, यह कि अशोक पांडे नाम का एक यात्री गायब है। इस संबंध में पाकिस्तानी अथॉरिटी से बात करना चाहती थी। बगैर अपना मकसद बताए उसने एयरपोर्ट मैनेजर से मिलने का टाइम भी ले लिया था। 20 मिनट बाद वह एयरपोर्ट मैनेजर से मिलने वाली थी। 15 मिनट एयरपोर्ट पहुंचने में लगने थे। सो तैयार होने के बाद मेज पर रखा कैमरा उठाया और रूम के दरवाजे की तरफ बढ़ गई। वह मस्त थी। कोई गाना गुनगुनाते हुए बाहर निकलने के लिए दरवाज़ा खुला और उसी क्षण मानो कयामत आ गई। केवल इतना ही देख सकी, एक इंसानी जिस्म उस पर झपटा था। मुंह स्वतः चीखने के लिए खुला, परंतु आवाज़ होठों की सीमा तोड़कर बाहर न निकल सकी। हलक में ही गूंगू की ध्वनि पैदा करके रह गई। कारण था वह हाथ जो मुंह पर कुकर का ढक्कन बनकर चिपका हुआ था। वह उसे हाथ नहीं, फौलादी पंजा सा लग रहा था। अनजानी ताकत के चुंगल में फंसी वह फड़फड़ा रही थी, जैसे बाज की गिरफ्त में कबूतरी फड़फड़ाती है। कानों में दाढ़ से दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ सुनी। अज्ञात ताकत उसे दरवाजे से वापस घसीटती हुई कमरे के अंदर ले गई। रजनी शर्मा की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, उसका मकसद क्या है। कैमरा जाने कब से हाथ से निकलकर कालीन पर गिर चुका था। भूचाल जब थोड़ा हल्का पड़ा तो कानों में एक आवाज़ टकराई, मैं हाथ हटा रहा हूँ। मुंह से आवाज़ निकली तो वहीं ढेर कर दूंगा। रजनी शर्मा ने छटपटाना बंद कर दिया। आवाज़ इतनी कंकश थी कि रजनी शर्मा को यूं लगा जैसे मार्बल के फर्श पर कंचे कूद रहे हों। हाथ हटा उसका मालिक सामने आया।
पक्का मुसलमान लग रहा था वह। काला, चेहरे पर चेचक के दाग, सिर पर गोल टोपी, आंखों में अंगारे, चेहरे पर क्रूरता ऐसी जैसे अभी उसे चीर कर खा जाएगा। रजनी शर्मा की इच्छा हुई कुछ पूछने की, मगर हलक मरुस्थल बना पड़ा था। कंचों ने फिर फर्श पर उछल कूद मचाई। मैं आज तक के लिए तुम्हें एक तुम्हें एक एक्सक्लूसिव स्टोरी दे सकता हूँ, मगर बोलो, स्टोरी देने का यह तरीका क्या हुआ? कुछ काम आदमी मजबूरी में भी करता है। मेरे साथ हाथापाई करने के लिए तुम मजबूर थे? हाँ। किसने किया? हालात ने। वह बोला, मैं खुलकर लोगों के सामने नहीं आ सकता। वजह? अगर वजह को तुम खबर न बना दो तो बताऊं? नहीं बनाऊंगी। उसने अपनी वास्तविक आवाज़ में कहा, मैं विकास हूँ। तो क्या? रजनी शर्मा उछल पड़ी, जैसे अचानक खुद को एवरेस्ट की चोटी पर पाया हो, और फिर इस तरह उस भद्दे चेहरे को देखती रह गई जैसे लोग मिस्र के पिरामिडों को देखते हैं। वह मुस्कुरा रहा था, भद्दे होठों पर वह मुस्कान रजनी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। मुंह से निकला, ये क्या हाल बना रखा है अपना? क्यों, क्या बुराई है हाल में? कहाँ वे कमल की पंखुड़ियों से गुलाबी होठ? कहाँ ये काले बद्दे और लटके हुए? खुद को छुपाने के लिए कुछ तो चाहिए था। चलो, जान बचाने के लिए यह भी चलेगा। मगर मगर तुम तो शबीर शाह के रूप में पकड़े जा चुके हो ना? आज़ाद कैसे घूम रहे हो? यही यही तो वचन लिया है कि तुम मेरी इस आज़ादी को खबर नहीं बनाओगी, अपने चैनल को यह नहीं बताओगी विकास तुमसे मिला है। शरारत की रजनी ने, यह तो अपने पेशे से मेरी नाइंसाफ़ी होगी। तुम्हारे लिए पेशा बड़ा है या राष्ट्रीय हित? निसंकोच राष्ट्रीय हित। तो यह बात पक्की समझो, इस खबर को खबर न बनाना ही राष्ट्रीय हित में होगा। तुम कहते हो तो मान लेती हूँ, जबकि जबकि मेरे चैनल के लिए खबर वही एक्सक्लूसिव बनती है जिसे लोग पाकिस्तान की कैद में समझ रहे हो। वह आज़ाद घूम रहा है। मैं तुम्हें इससे ज़्यादा एक्सक्लूसिव खबर देने आया हूँ। ज़रा सुनो तो सही, ऐसी क्या खबर है? विमान अपहरण विकास ने नहीं किया का क्या? पाकिस्तान की साजिश थी। वह यहाँ के जासूस नुसरत तुगलक ने कराया था। का क्या बक रहे हो? मेरा चैनल गप्पों को खबरें नहीं बनाता, और अगर वह गप न हो तो मेरे पास पूरे सबूत हों इस बात के, तो सचमुच यह खबर मेरे चैनल के लिए एक्सक्लूसिव होगी। इतनी ज़्यादा एक्सक्लूसिव कि जितनी पहले कभी किसी चैनल द्वारा प्रसारित नहीं की गई होगी। तहलका मच जाएगा विकास, तहलका। चैनल्स की दुनिया में आज तक की जय जयकार हो जाएगी। मगर, फिर मगर, ऐसी खबरों के पीछे अगर कोई फेर निकले तो बदबी बहुत पीटती है। कोई फेर नहीं निकलेगा। केवल तुम्हारे कहने से नहीं मान लूँगी मैं, और कैसे मानोगी? खबर की जांच परख खुद करूँगी, अपने दिमाग, अपने विवेक से। प्रसारित उसे तभी करना जब तुम्हें जचे। ओके, यह रही खबर। उसने जेब से एक वीडियो सीडी निकालकर
रजनी शर्मा को दे दी। सीडी को उलट पलट कर देखती हुई रजनी शर्मा ने पूछा, क्या है इसमें? खबर, सबूतों सहित खुद देख लेना। इस बार एकदम से कुछ नहीं कहा रजनी शर्मा ने। कुछ देर तक विकास की तरफ देखती रही, फिर थोड़ा भावुक और गंभीर स्वर में बोली, विकास, मैं अपनी भावनाएं हिंदुस्तान में भी व्यक्त कर चुकी हूँ, एक बार फिर व्यक्त करती हूँ। रजनी शर्मा आज तक की स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट है। यह सच्चाई अपनी जगह है और यह सच्चाई अपनी जगह है कि मैं तुम्हारी फैन हो चुकी हूँ, मर मिटी हूँ तुम्हारी उस अदा पर जिस अदा के तहत करोड़ों भारतीयों की भावनाओं को पूरी करने अपने मुल्क से निकल पड़े हो। मैं आज तक से इस्तीफा देकर इस पवित्र मिशन पर तुम्हारे साथ रहना चाहूँगी, मगर तुम्हारे खातिर, तुम्हारे मिशन के खातिर अपने पेशे के साथ, अपने चैनल के साथ गद्दारी नहीं करूँगी। खबर वही दूंगी जो मुझे जचेगी। राष्ट्रीय हित के नाम पर तुम्हारे अपने हितों को नहीं साध सकती मैं। क्यों कह रही हो ऐसा? क्योंकि इस खबर में मुझे राष्ट्रीय हित कम, तुम्हारा हित ज़्यादा नज़र आ रहा है। वह सपाट लहजे में कहती चली गई। मेरे चैनल के माध्यम से शायद तुम खुद को बेगुनाह साबित करना चाहते हो, उतने ही गंभीर स्वर में विकास ने कहा। अब एक बात मैं भी कहूँ? कहो। विकास को अभी तक ठीक से समझा ही नहीं तुमने। मतलब विकास के अपने पर्सनल हित कभी होते ही नहीं, राष्ट्रीय हित ही विकास के हित होते हैं। और खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए मुझे किसी चैनल की ज़रूरत नहीं है। यह परवाह मैंने कभी नहीं की कि लोग मुझे गुनहगार समझ रहे हैं या बेगुनाह। आज की कहानी बस यहीं तक। कहानी का अगला भाग अगले अंक में। अगर यह नावल आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल।